गुड इवनिंग भाई। तो मेरा नाम तरुण जैन। मैं वीएमसी में लास्ट 7 ईयर से पढ़ा रहा हूँ भाई। अब तक मैं आपको काफी बार अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। मैं आपकी काफी सारी क्लासेस भी ले चुका हूँ। आई थिंक मैं लास्ट क्लास तक सीक्वेंस सीरीज के 7 लेक्चर्स ले चुका हूँ और 4 ट्यूटोरियल्स ले चुका हूँ। यानी कुल मिला के 11 क्लास ले चुका हूँ। ये 12th क्लास मेरा है, ट्यूटोरियल नंबर 5। ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे और तुरंत से वीडियो पर बढ़ेंगे। बट जैसा कि मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहता हूं, क्या कि भाई आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना है, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो नहीं देखना है, नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो देखना है। जितना आप इससे गेन करना चाहोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। ट्यूटोरियल में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, हम कोई भी नया कंसेप्ट डिस्कस नहीं करते हैं। सारे कंसेप्ट पुराने होते हैं, बस उन कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ठीक है भाई। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर मैं एक बार बोल रहा हूं बच्चों, आप लोगों से जितना हो सके उतना अच्छे से ये वीडियो देखिएगा और सॉल्व करिएगा। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज ये वीडियो देखिए, जाइए और पुराने वीडियोस भी देखिए। तभी आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा, बहुत अच्छे से आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो। स्कूल एग्जाम्स की तो मैं बात कर नहीं रहा हूं, क्योंकि वो तो आप लोग भली भांति इनको पढ़ के हल्का फुल्का भी पढ़ लोगे तो आराम से निकाल लोगे भाई। ठीक है भाई। मेंस और एडवांस बहुत इजीली निकलेंगे अगर इन पर कंसंट्रेट करोगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग की करोगे। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस पेन पेपर लेके बैठिएगा। पेन पेपर लेके बैठिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए भाई, मैंने आपके लिए पहला सवाल जूम कर दिया है। आप लोग सारे लोग पहले सवाल पढ़ेंगे, नोट करेंगे और फिर सवाल की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई। इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम इज सी एन स्क्वायर। उसने मेरे को एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम दे दिया। बेटा क्या दे दिया? सी एन स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं। एपी के एन टर्म्स का सम, और एन टर्म्स के सम को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? एस एन। और वो उसने मेरे को क्या दे दिया भाई? सी एन स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि भाई एपी में एन टर्म्स का सम दैट इज आर एस एन, और एस एन इज सी एन स्क्वायर इज गिवन टू अस। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखते हैं बच्चा उसने पूछा क्या है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स। बोल रहा है ये जो एन टर्म्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम निकालिए। टर्म्स का सम दे रखा है और बोल रहा है टर्म्स के स्क्वायर का सम निकालिए। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स निकालिए। बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है कि वो आपसे पूछना तो दोबारा से सम ही चाह रहा है। क्या चाह रहा है? सम। आप ऐसे ना लिख के अगर चाहो तो इसे एश डैश एन लिख लो। पूछना तो वो मेरे से यही चाह रहा है। अब खुद बताना, ये जो एश डैश एन यानी जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है, वो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि भाई वो तो क्या होता है भाई? रिकॉल करो, वो तो क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस हो जाए, चाहे एपी हो जाए, चाहे जीपी हो जाए, चाहे एचपी हो जाए, चाहे एजीपी हो जाए, चाहे कुछ भी ना हो, बताओगे सम ऑफ एन टर्म्स तो क्या होता है? मुझे लगता है सम ऑफ एन टर्म्स तो क्या होता है भाई? सिग्मा। जहां पर आर कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 से लेकर एन तक। आर कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 से लेकर एन तक। और बताओगे अंदर क्या डालते हैं भाई हम लोग? जनरल टर्म। यहां गलती मत कर देना, नहीं आए तो मना करना। जनरल टर्म डालनी है। और क्या हमको समझ में आया?
कि यहाँ पे हम टी आर स्क्वायर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? टी आर स्क्वायर डाल देंगे। कहां से पता लगा टी आर स्क्वायर डाल देंगे? यहां से पता लगा सम ऑफ, तो सिग्मा लगा दिया, स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स, यानी जो एन टर्म्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, यानी टी आर स्क्वायर। अगर बिलीव ना आए तो एक बार देख लो यार, एच डैश एन, सिग्मा का मतलब तो आता है ना, आर को 1 डालूंगा, आर को 2 डालूंगा, आर को 3 डालूंगा और आर को लास्ट में एन डालूंगा। तो बताओ एच डैश एन का मतलब क्या हुआ? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर अप टू प्लस Tn स्क्वायर। क्या वो हमसे यही पूछ रहा था? हाँ बिल्कुल, वो हमसे यही पूछ रहा था कि भाई n टर्म्स के स्क्वायर का सम निकालिए। ठीक है, तो अब बच्चा ये बताओ, ये सवाल खत्म करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगी? टी आर। टी आर अगर आ गया या डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे। हाँ भाई, अब ये बताओ सवाल में मुझे क्या पता है? एस एन। और रिकॉल कर लो पहली पहली क्लास एपी की, जहां मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? Whenever, अब तक तो याद आ गया होगा यार, whenever Sn is given, whenever क्या, रिकॉल कर लो, whenever Sn is given, ऑलवेज अप्लाई। जल्दी बताओ यार। और मैंने कहा था कि एपी हो, जीपी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर एसएन दिया है तो ऑलवेज अप्लाई क्या? टी एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। अब बोलोगे कि भाई आपने ये क्यों लगाया? खुद ही बताओ। सवाल में ये निकालना है, ये निकालने के लिए टी आर निकालना है, जनरल टर्म निकालनी है। और पहला पहला लेक्चर सीक्वेंस सीरीज का याद कर लो, वहां पे लिखाया था कि whenever we are given with Sn and we have to find the general term, always apply Tn is equals to Sn minus Sn minus 1। पहली पहली क्लास में कहा था कि भाई अगर तुम्हें Sn दे दे और आपसे कोई जनरल टर्म पूछ ले तो हमेशा Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 अप्लाई करो। Sn दिया है, बिल्कुल दिया है। जनरल टर्म पूछी है, बिल्कुल पूछी है, तो यही लगाएंगे। चलो करते हैं, देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं। Tn इक्वल टू Sn, प्लीज राइट Sn, Cn स्क्वायर माइनस, अब मुझे क्या लिखना है? Sn माइनस 1। पहली बार नहीं कर रहा हूं, Sn माइनस 1 लिखना है। इसका मतलब जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 है। सही है भाई। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देते हैं आपके लिए। सी एन स्क्वायर माइनस सी, ब्रैकेट में एन स्क्वायर आया बच्चा, माइनस 2n आया बच्चा, और प्लस 1 आया। आप सारे लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते जाओ। तो टी एन सी एन स्क्वायर आया, माइनस सी एन स्क्वायर आया, प्लस 2cn आया, माइनस सी आया। तो प्लीज चेक करिए, टी एन आपका क्या आ चुका है? 2cn माइनस सी। और इस टीएन को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। थोड़ा सा अगर ध्यान से और कुछ देखना है तो यहाँ पर टी आर था, टी आर को भी क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। टीएन को भी क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। तो भले चाहो तो कंफ्यूज नहीं होना, तो टी आर ही लिख लो। खुद ही बताओ, टू टी एन 2cn माइनस सी है, तो टी आर को क्या लिख लोगे? 2cr माइनस सी। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। और अब बच्चा बताओ, ये टर्म कहां डाली जाएगी भाई? यहां डाली जाएगी। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सिग्मा R1 से लेकर n 2cr माइनस सी का होल स्क्वायर। ये तो बच्चा आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि सी कॉमन निकाल के सिग्मा से बाहर ले आते हैं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो बच्चा चेक करना, सी स्क्वायर बाहर आ गया, सिग्मा R1 से लेकर n, और चेक करिएगा अंदर 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, यानी 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1।
और अब तो मैंने आपको कितनी बार सिखाया है कि सिग्मा इज, जल्दी बताओ, सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बस अब कैलकुलेशन है, सी स्क्वायर को बाहर रख रहा हूं, बच्चा बताना पहली टर्म क्या आई, 4 सिग्मा आर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आई, -4 सिग्मा आर। और बेटा लास्ट टर्म क्या आई, सिग्मा 1। और फालतू में अब लिख नहीं रहा बार बार टाइम वेस्ट करने के लिए, पता है आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 से एन, दिख रहा है आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 से एन। और अब मुझे सारे फॉर्मूले आते हैं, बस अब सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, कैलकुलेशन। आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। सी स्क्वायर बाहर, 4 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर, पता है फॉर्मूला, रिकॉल करो, फॉर्मूला इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 -4 सिग्मा आर, उसका फॉर्मूला भी पता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और सिग्मा 1 का फॉर्मूला भी पता है, दैट इज n। और अब बच्चा फिर वही गलती, कब से बोलता आ रहा हूं, ये कोई भी नई बात नहीं सिखा रहा हूं, सब पहले सिखा चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से किए हैं तो ये बच्चों वाला सवाल है। हाँ भाई, तो ध्यान से देखो, इसमें से, इसमें से और इसमें से, कहीं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई मत कर देना बच्चा। बेस्ट कैलकुलेशन क्या होती है बच्चा, कॉमन लेना इज द बेस्ट कैलकुलेशन। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां भी कर देते हैं, ये 3, ये 2, ये 2, ये 4 से कैंसिल। और बेस्ट कैलकुलेशन क्या होती है बच्चा, कॉमन लेना इज द बेस्ट कैलकुलेशन। तो सारे लोग चलो कॉमन लेंगे और मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे भाई। चलो भाई करते हैं। हाँ भाई, कॉमन क्या निकला हुआ है, सी स्क्वायर। और बताओ ब्रैकेट से क्या बाहर और निकल चुका है, एन बाहर निकल चुका है। एन जैसे ही बाहर निकला, आप सारे लोग मुझे बताएंगे, एन जैसे ही बाहर निकला क्या हमको समझ में आ रहा है, 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन जल्दी करूंगा, एन बाहर निकल गया, एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n स्क्वायर इंटू 2, 4n स्क्वायर। आप करो कैलकुलेशन यार, 2n प्लस n 3n, और बाहर 2 पड़ा है, मतलब बोले तो 6n। कांस्टेंट टर्म देखें तो 1 इंटू 1, बाहर पड़ा हुआ है 2, तो +2। सबको समझ में आ रहा है, अगले टर्म पर जाते हैं, अगले टर्म पर जाते हैं। आप लोगों ने कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाँ भाई, तो कैलकुलेशन करने पर गलती मत करना, ये जो एलसीएम है 3, ये एलसीएम 3 आएगा, तो चेक करना एन आप लोग बाहर ले चुके हो, तो चेक करना यहाँ पे -6 इंटू एन प्लस 1, यानी -6n -6। सही है भाई, आपने एलसीएम 3 ले लिया तो यहां पर भी 3 ही आ गया, क्योंकि एन तो बाहर आ चुका था। इतनी तो कैलकुलेशन यार आप लोग कर सकते हो, इतना तो बच्चा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप लोग इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। और प्लीज अब लोग ध्यान से देखिए, मैं आंसर ऊपर लिखने जा रहा हूं, सी स्क्वायर एन बाय 3, सी स्क्वायर एन बाई 3, आप सबको दिख रहा होगा, सी स्क्वायर एन बाई 3, 4n स्क्वायर, चेक करो 6n और 6n क्या हो गया भाई, कैंसिल। 6n और 6n क्या हो गया, कैंसिल। क्या आया बच्चा, 4n स्क्वायर। हाँ भाई, और चेक करिएगा, +2 +3 -6, +2 +3 -6 यानी -1। आंसर आ चुका है। आपको अगर बिलीव ना आए तो आप लोग आंसर को देख सकते हैं। आंसर कौन सा हो गया, मैच करा लो, मेरे हिसाब से आंसर इज सी। ठीक है भाई, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बोलते हैं हम इसको, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम जेई एडवांस 2009 में आ चुका है, जेई एडवांस 2009 में आ चुका है। और कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है, रिकॉल चलो भले ही करा देता हूं, एपी हो चाहे कुछ भी हो, उसने मेरे को एसएन दिया था, लिख लिया।
उसने मेरे से कोई दूसरा एसएन पूछा था और वो पूछा था टर्म्स के स्क्वायर्स का सम। खुद बताओ, सम सिग्मा, टर्म्स का स्क्वायर, तो ये रहा टर्म्स का स्क्वायर, सम ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिएगा? टी आर, जनरल टर्म। पहली पहली क्लास में बोला था कि भाई अगर आपको कोई एसएन दे दे और जनरल टर्म निकालने को बोले तो हमेशा ये अप्लाई करो। आगे तो पता है सारी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, जेई एडवांस का सवाल है, गल्लू सा सवाल है, सारे लोग कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं, बहुत टाइम लगा दिया है इस सवाल में। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, काफी आसान सवाल है, एक बार पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है, ठीक है, आई ऑफ आर। बेटा आप समझते हो आई ऑफ आर का मतलब क्या है? अगर बेसिक टर्म्स में लिखें तो आई ऑफ आर का मतलब है, बता देता हूं, जरूरत नहीं है। आई ऑफ आर का मतलब है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर, बस। यानी इसको हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज। लेमन लैंग्वेज का मतलब गवारों वाली लैंग्वेज, मतलब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा है, अपने कॉमन सेंस से बोल देते हैं कि भाई ये जो आई ऑफ आर है इसका मतलब है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर। आई ऑफ आर का मतलब कुछ आर के टर्म्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल कुछ आई आर के टर्म्स में लिखा हुआ है। देन सिग्मा, सिग्मा निकालना है, ठीक है। इसमें जो है वो आर को 2 से लेकर एन तक वेरी करा रहा है, ठीक है। हम लोग आर को 2 से लेकर एन तक ही वेरी कराएंगे, 1/i आर। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये सवाल काफी सिंपल सा है। हाँ बच्चा, आई ऑफ आर क्या दिया है? आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, सही है। पूछा क्या है? सिग्मा आर 2 से लेकर एन, सही है। और 1 क्या बच्चा? ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है और पूछा है सिग्मा आर 2 से लेकर एन, 2 से लेकर एन 1/i आर। आई आर दे रखा है, क्यों ना कॉपी मार दे उसको। सब कॉपी मार दोगे, सबको क्लिक कर जाएगा आराम से, सबको क्लिक कर जाएगा कि कॉपी मार देते हैं, मार दो। आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, ये सवाल अब हमें सॉल्व करना है, ये सवाल अब हमें सॉल्व करना है। और अब मुझे लगता है ये सवाल जैसे आया, आपको सवाल चमक गया होगा। मुझे तो लग रहा है चमक गया, शायद आपको भी चमक गया होगा। देखते हैं चमका या नहीं चमका। सिग्मा मतलब सीरीज का सम, ये क्या है? हेलो 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 हेलो, सिग्मा मतलब सीरीज का सम, और इसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं अपने टर्म्स में? टी आर, जनरल टर्म। यहां पर वो जनरल टर्म उसने आई आर लिख दी। यार आपकी मर्जी है, आप जनरल टर्म को टी आर बोलो, आई आर बोलो, पी आर बोलो, क्यू आर बोलो, कुछ भी बोलो, टी एन बोलो, ए एन बोलो, जो मर्जी आए बोलो यार। तो मेन मतलब क्या है? ये सिग्मा मतलब सम, और सिग्मा के आगे जो पड़ा होता है उसे जनरल टर्म बोलते हैं। तो बच्चा कोई बताएगा इसमें जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म इज 1/, अभी मैं बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, 1/r इंटू आर स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक बच्चा सबको समझ में आ गया होगा। क्या क्या पॉज करो 5 सेकंड के लिए, सोचो क्या है ये। इट इज अ मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 3। कैसे क्लिक किया? whenever we have r in tr in denominator, मैंने कहा था कि tr में अगर r डिनोमिनेटर में आए तो वो सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप नंबर 3 का होता है। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 3 का अगर सवाल है तो मैंने क्या कहा था कि भाई सबसे बड़े में से सबसे छोटा वाला ऊपर सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं।
कहा था। और क्या मैं आपको हमेशा ये भी बोल चुका हूं या नहीं कि आप लोग पूरी मैथमेटिक्स में कुछ भी अवॉइड कर लेना, लेकिन एक फॉर्मूला होता है जो आप कभी भी अवॉइड मत करना। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। This is the problem of type 3 miscellaneous progression because we have R in denominator in TR. And whenever we have the miscellaneous progression type number 3 problem, we'll subtract the smallest term from the largest term in numerator. हाँ भाई, what is the largest term? R plus 1. We'll subtract. What is the smallest term? R और R minus 1? I guess R minus 1. और मैंने कितनी बार, पहली बार नहीं बता रहा हूं यार, इतना टाइम इसलिए लगाता हूं कि भाई आपको सब कुछ रिवाइज कराता हुआ चलूं भाई। हाँ भाई, और मैंने क्या कहा था कि भाई ये ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा है वो था नहीं, आपने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया है। डिवाइड करना मत भूल जाना। हाँ भाई, ये R से R कैंसिल, 1 प्लस 1 2, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है? 2। क्या ये ब्रैकेट था? कहाँ है? दिख ही नहीं रहा, था ही नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 2। हाँ भाई, इसके बाद क्या कहा था कि भाई सेपरेट कर लेंगे, T1 T2 T3 Tn निकालेंगे, डायगोनल कैंसिलेशन हो जाता है। रिकॉल द टाइप नंबर 3। हाँ भाई, तो सेपरेट करते हैं। पता है बच्चा, जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो R प्लस 1 एंड R प्लस 1 विल बी कैंसिल्ड आउट। तो TR इक्वल टू हाफ, जो 2 बाहर था वो, 1 अपॉन R इंटू R माइनस 1, क्योंकि आपने बोला R प्लस 1 कैंसिल हो गया, बीच में माइनस, पता है ये वाला माइनस। और जब मैं इनको सेपरेट करूंगा तो R माइनस 1 एंड R माइनस 1 विल बी कैंसिल्ड आउट। तो क्या आया बच्चा? 1 अपॉन R इंटू R प्लस 1। ये बच्चा हम लोगों के पास आ गया। और अब बताओगे, अब क्या करते हैं? R को 1 2 3 4 5 6 लास्ट में है। बच्चा सबसे पहले R को क्या डालो? 1 नहीं, R सबसे पहले क्या डाला जाएगा बेटू? सवाल ने बोला, मैंने तो बोला नहीं। चलो सबसे पहले R को 2 डालेंगे। सारे लोग डालो R को 2। R को 2 डालने पर चेक करो, 2 इंटू 1। R को 2 सारे लोग डालो, मेरे साथ साथ डालो, 2 इंटू 3। फिर भाई ऐसा करते हैं, थोड़ा जगह कम है, इस तरफ लिख लेते हैं, सही रहेगा। हाँ भाई, इधर लिख लेते हैं। चलो भाई, हाफ बाहर है ये। अब चलो R को सारे लोग 2 डालो, तो 2 डालेंगे तो 2 इंटू 1, 2 डालो, 2 इंटू 3। चलो अब T3, R को 3 डालेंगे, चलो सारे लोग 3 डालो, 3 डालने पर चेक करो, 3 इंटू 2। R को 3 डालने पर चेक करो, 3 इंटू 4। और अब मैं नहीं डाल रहा, इतना काम काफी है, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करूं? आपको दिख गया होगा, ऐड करने पर टर्म्स ऐसे डायगोनली कैंसिल हो रही है। बस लास्ट टर्म लिख देते हैं, R को n डाल के, R को n डाल के। चलो गलती मत करना प्लीज, R को सारे लोग n डालो, R को सारे लोग n डालो, मेरे साथ साथ n डालो। 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। सारे लोग मेरे साथ साथ डालो, और सबको क्या करना है? ऐड। आपको डायगोनल कैंसिलेशन दिख गया होगा। और ये पहली बार थोड़ी ना बोल रहा हूं, एक टर्म अगर वहां बचती है तो एक टर्म यहां बचती है, एक टर्म वहां बचती है तो एक टर्म यहां बचती है। तो बताओ, ऐड करने पर Sn, जब ऐड किया तो सब कुछ कैंसिल हो गया, जो हाफ पहले पड़ा था वो हाफ अब भी पड़ा है। ठीक है। हाँ भाई, कैंसिल करते वक्त देखो सब कैंसिल हो गया, एक टर्म ये बची और एक टर्म ये बची। आई एम कॉपिंग दीज टर्म्स। चेक करो, फर्स्ट टर्म इज हाफ, चेक करो
नेक्स्ट टर्म इज n इंटू n प्लस 1। और मुझे लगता है अब तो कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए करने हैं, ऑप्शन मैच कराने के लिए। और ऑप्शन मैच कराने के लिए आप खुद बता दो, मैच करा देता हूं। देखो हर ऑप्शन में, सॉरी, हर ऑप्शन में बाहर 1/4 बना है, तो चलो मैं भी बाहर 1/4 बना देता हूं, कौन सी बड़ी बात है। चलो हर ऑप्शन में बाहर 1/4 पड़ा है, तो मैं भी 1/4 बना ही देता हूं। मेरे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है बाहर 1/4 बना दिया। क्या किया आपने, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर दो। हाँ भाई, 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा 2/n इंटू n प्लस 1। प्लीज चेक करो, नाउ यू हैव एन आंसर, यू हैव एन आंसर नाउ। कौन सा वाला आंसर भाई, चेक कर लो प्लीज। सी, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, काफी आसान प्रॉब्लम। बहुत टाइम लगाया, इतना टाइम मुझे लगाना नहीं चाहिए था, बट मैंने तब भी लगाया, आपके लिए लगाया। आया भाई समझ में? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से एक बार वाइंड अप कर देता हूं। आई ऑफ आर मतलब जनरल टर्म, आर के टर्म में है जनरल टर्म, टी आर बोल सकते हैं इसको बोलना चाहे तो। इफ वी आर कंफर्टेबल इन टी आर वी कैन से इट इज टी आर। सिग्मा सीरीज का सम निकालना, अंदर जो भी पड़ा है वो टी आर है। और जब भी टी आर में नीचे आर हो, सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 3, सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करते हैं। ये कभी नहीं भूलते कि जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड जरूर करना है। उसके बाद तो T1 T2 T3, पता है आर को सबसे पहले 1 नहीं 2 डालना है, डाल देंगे। ऐड करना है, पता ही है, सीख रखा है डायगोनल कैंसिलेशन। और लास्ट में ये तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन मैच कराने के लिए 1/4 लाना था, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। दैट्स इट, ऑप्शन इज हियर, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कितना आसान प्रॉब्लम है, बच्चों वाला सवाल है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगेन ये भी बच्चों वाला सवाल है, अगर हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं। 5 सेकंड दे रहा हूं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, सॉरी पढ़ लो इसको और पॉज करके सोच सकते हो कि सवाल क्या है, और लिख लो, बेटर रहेगा। सिग्मा सम R1 से लेकर n, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोले भाई लोग, जल्दी बताओ क्या बोले भाई लोग हम इसको, टी आर, जनरल टर्म। चलो बढ़ते हैं सवाल में, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। टी आर, आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। रिकॉल कराऊंगा, सारी बातें रिकॉल कराऊंगा, पर खुद से याद आना चाहिए। सिग्मा है, सीरीज का सम पूछा है, सिग्मा के आगे जो भी होता है उसे हम लोग जनरल टर्म बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा एक तरीका तो ये है जो हमें नहीं करना है। क्या मतलब, अगर मैं इस टी आर को यही नहीं लिखता, इन ब्रैकेट्स को क्या कर दें, ये तो कर मत देना कि सिग्मा आर प्लस 1 सिग्मा आर प्लस 2 सिग्मा आर प्लस 3। आई थिंक ये तो कोई नहीं करेगा। सिग्मा सिर्फ किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैंने करके दिखाया था कि मैं इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये पता है इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पर काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। चलो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर भी लिए आपने, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पर आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको भी लग रहा है। चलो मल्टीप्लाई कर लिए, एक आध मिनट में कैलकुलेशन करके, क्या आगे हो पाएगा? आप बच्चा, आप सबको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूं तो एक आर की पावर 4 आने वाला है, आर की पावर 4 आने वाला है। खुद बताओ, सिग्मा के अंदर अगर आर की पावर 4 आ जाए तो वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला फॉर सिग्मा आर की पावर 4। हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है, हमने एट द मैक्स कहां तक याद किए हैं, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब, सिग्मा 1। हमने सिग्मा आर की पावर 4 याद नहीं किया है।
तो ये सवाल नहीं होगा। अगर ये 3 ब्रैकेट होते, अगर ये सिर्फ 3 ब्रैकेट होते तो चलो इनको मल्टीप्लाई कर लेते, सिग्मा आर क्यूब आता, उसका फॉर्मूला लगा देते। बट क्यों करें? सोचो, करना ही नहीं है। चाहे 3 ब्रैकेट्स भी होते तो भी नहीं करता मैं। अपना टाइम बचाता एग्जाम में। कैसे बचाता? रिकॉल करो, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप नंबर 2। इट इज द मिसलेनियस प्रोग्रेशन ऑफ टाइप नंबर 2। दोबारा बताओ, इट इज द मिसलेनियस प्रोग्रेशन ऑफ टाइप नंबर 2। कैसे समझ में आया? लिखूंगा नहीं, रिकॉल करा दूंगा। whenever we have some parts in multiplication in न्यूमरेटर में ही है, इन एपी, देख सकते हो एक एक का ही डिफरेंस है, इन टीआर we have the problem of miscellaneous progression type number 2। कहा था कि भाई अगर आपके पास टीआर में, न्यूमरेटर में कुछ पार्ट्स मल्टीप्लाई में हो और अगर वो पार्ट्स एपी में हो तो वो सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 2 का होता है। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 2 के सवाल में हम सबसे बड़ी टर्म का नेक्स्ट टर्म, फॉलोइंग द सेम पैटर्न, सबसे बड़ी का नेक्स्ट टर्म। तो बताओ इनका डिफरेंस कितने कितने का था? एक एक का। तो सबसे बड़ी का नेक्स्ट +1 कर देते हैं, r+4 माइनस, क्या कहा था? सबसे छोटी टर्म का प्रीवियस, यानी इसका प्रीवियस पहले वाला। कितना कितने का डिफरेंस था? एक एक का। तो इससे पिछला वाला लिखेंगे तो एक सब्ट्रैक्ट कर देना। और फिर वही गलती नहीं करनी है, ये ब्रैकेट आपके पास था नहीं, आपने खुद से लगाया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करना मत भूल जाना। R एंड R कैंसिल, 4 + 1 5, यानी आपने 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 5 से डिवाइड करना मत भूल जाना, सब बताया है। इसके बाद सेपरेट द टर्म्स। चलो अब लिखेंगे अच्छे से। 1/5 जो बाहर है वो सेपरेट कर रहा हूं। r+1, r+2, r+3, r+4 माइनस r-1, r+1, r+2, r+3 सेपरेट कर दिया। आई थिंक सारे लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद तो r को 1 से n तक वेरी कराना है, करा लेते हैं। सारे लोग मेरे साथ साथ डालेंगे r को 1, t1। r को सारे लोग 1 डालो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। r को सारे लोग मेरे साथ 1 डालो। यहां पे जब मैं r को 1 डालूंगा तो बच्चा क्या क्या आया? 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। चलो अब r को 2 डालेंगे, सारे लोग डालेंगे, बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, r को 2 डालेंगे। 2 3 4 5 6 माइनस, अब सारे लोग r को 2 ही डालेंगे, अगली वाली में भी डाला ही नहीं है, 2 डालेंगे तो 1 2 3 4 5। और अब सबको ऐड करेंगे और देखेंगे डायगोनल कैंसिलेशन हो गया या नहीं। देखें तो T3 T4 T5 वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, हमें डायगोनल कैंसिलेशन दिख गया, बस मैं Tn लिख देता हूं, Tn लिख देता हूं। और पता है Tn लिखने के लिए बस r को क्या डालना है भैया? आपको n। पता है यही टर्म कॉपी होके आ जानी है, बस r की जगह n डाल के। भले लिखना है लिख लो, डायरेक्टली भी आंसर अब लिख सकते हो, r को n डालना है डाल दो, n इंटू
n+1, n+2, n+3, n+4 माइनस n-1, n, n+1, n+2, n+3 और सबको क्या कर देना है मेरे बच्चा? ऐड। पता है ऐड करने पर 1/5 तो कॉमन जो पड़ा हुआ था वो आएगा ही आएगा। और ध्यान से देखो, ऐड करने पर ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल। और कितनी बार बोलता हूं कि भाई मैं एक टर्म अगर यहां बचती है तो एक टर्म यहां बचती है, एक टर्म यहां बचती है तो एक टर्म यहां बचती है, एक टर्म यहां बचती है तो एक टर्म यहां बचती है। बताया है क्या क्या बच गया? n into n+1 into n+2 into n+3 into n+4 माइनस, बच्चा ये तो पता है 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना लिख लो। यू हैव एन आंसर। देखो कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। 1/5 n into n+1 n+2 n+3 n+4, आंसर इज ए, आंसर इज ए। देखो भाई कितना अच्छा काम हो गया भाई सवाल में। मैंने आपसे बोला था ना क्लिक करना चाहिए, क्योंकि अगर क्लिक नहीं करेगा ना तो फिर आप लोग कर नहीं पाओगे, फंसे रह जाओगे। और खुद बताओ क्या आपको समझ में आया? अगर ये सवाल में r+3 नहीं होता तो मेरे पास दो अप्रोच होती, एक तो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने वाली, r³ बनेगा, r² बनेगा, r बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, सिग्मा r³ सिग्मा r² वाले फॉर्मूले लगाने वाली अप्रोच, वो लेंदी होती, ऑप्शन मैच भी कराने में टाइम लगता। पर ध्यान आना चाहिए क्या कि टीआर में कुछ पार्ट्स मल्टीप्लाई में हो ऊपर और वो पार्ट्स एपी में हो, तो सबसे बड़ी का नेक्स्ट, पता है एक एक का डिफरेंस है तो नेक्स्ट भी एक ऐड करके लिख देंगे। सबसे छोटी का प्रीवियस तो एक माइनस करके लिख देंगे प्रीवियस को, बस। और कुछ मैंने नहीं किया और डिस्कशन की आई थिंक जरूरत नहीं है। सवाल काफी आसान है और बिलीव ना आए तो यार मैंने कम से कम 2-3-4 सवाल तो मैंने करा दिए भाई आप लोगों को। प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं। और जिन्होंने देखे उनको तो याद आ ही गया होगा कि भाई ये तो किया तो मजाक चल रहा है भाई सारा। सवाल अच्छा होता है, हम कर नहीं पाएंगे अगर नहीं पढ़ा है तो। चलो वील मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने लास्ट क्लास में ही इंट्रोड्यूस करी है और हमको आती है, देखते हैं हमको आती है नहीं आती है। बहुत आराम आराम से चलेंगे, कौन सी बड़ी बात है। पहले बोल रहा है बी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, ऑर्डर में दो नंबर ए एंड सी। बोल रहा है बी इज द ज्योमेट्रिक मीन, मीन मतलब बीच में, और ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये जीपी बनाएंगे। और अब अगर कोई 3 नंबर जीपी बनाए तो पता है एक ही रिलेशन होता है जो वही लगाना होता है, क्या? b² = ac। मार्क करके रख लेते हैं, कौन सा बड़ा काम है यार, समझ में आ गया। चल अब देखते हैं x, ध्यान से पढ़ना, x इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, ठीक। नंबर है a एंड b, बोल रहा है x जो है वो मीन है, मीन मतलब बीच में है, और अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब एपी में है। और अगर कोई 3 नंबर मेरे को एपी में देता है तो एक ही रिलेशन याद है, बिल्कुल याद है, कहा था आंख बंद करो और लगा दो वो रिलेशन, क्या? 2i's ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, तो 2x इज इक्वल्स टू a प्लस b। चलो इसे हम लोग रिलेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं और पढ़ते हैं। बोल रखा है y इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ b एंड c, मतलब सिमिलर काम, मतलब दो नंबर कौन कौन से हैं, b एंड c। मीन, y इज द मीन मतलब बीच में है, और अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब एपी में है। और 3 नंबर एपी में होते हैं तो रिलेशन हमको आता ही है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये हो गया,
एक रिलेशन हमारे पास ये हो गया और एक रिलेशन हमारे पास बच्चा ये हो गया। 3 रिलेशंस हमारे पास सवाल में हो गए। कौन सा बड़ा काम है? और अब आप बोलोगे कि ये मीन, अरिथमेटिक मीन ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अभी भी सिखा दिया। और सिखाया तो लेक्चर नंबर 7, इससे जस्ट पहले, आई थिंक जो कल आपका वीडियो आया होगा, उसमें मैंने बताया था, सब एक्सप्लेन किया था। आप देख सकते हो उसको। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अच्छा, मतलब ऑप्शन से देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो पहले ऑप्शन ए से ही देख लेते हैं फिर तो। चलो विल गो फॉर द ऑप्शन ए। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है ए बाय एक्स प्लस सी बाय वाई इक्वल टू 2। तो ऐसा करते हैं, ए बाय एक्स प्लस सी बाय वाई निकाल लेते हैं। अगर 2 आया तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नहीं आया तो विल गो फॉर द ऑप्शन बी। देन कौन सा बड़ा काम है? चलो करते हैं कैलकुलेशन। हाँ भाई, क्या पड़ा है? ए बाय एक्स। आई थिंक ए कहीं से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक्स दिख रहा होगा। सबको दिख रहा होगा एक्स। ढूंढ लो, सेकंड रिलेशन से एक्स आ रहा है। ए बाय एक्स, एक्स क्या है? ए प्लस बी बाय 2। 2 पता ना बच्चा, ऊपर चला गया। प्लस, चलो सी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको कहीं से वाई दिख रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो तो सही कि मुझे वाई दिख रहा है। कहां से? तीसरे रिलेशन से, बी प्लस सी बाई 2। अब बच्चा, अगर मैं ये कैलकुलेशन आगे की किसी प्लम्बर को भी दे दूं, किसी इलेक्ट्रिशियन को भी दे दूं, जिसे मैथ्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसे अपने काम की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है जितनी हमको नहीं है, हमको बिल्कुल भी नहीं है, पर मैथ्स की जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी हमसे क्या बोलेगा बच्चा कि भाई कॉमन निकालो, 2 निकल रहा है, दिख रहा है इसलिए, और एलसीएम लो। ठीक है ना, कैलकुलेशन तो ऐसे ही बढ़ती है। 2 कॉमन निकालो और एलसीएम लो। हाँ बच्चा, एलसीएम में नीचे कितना आएगा? ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आएगा? ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। तो चलो, अब कोई भी अगर 5वीं क्लास का बच्चा भी करना चाहेगा तो आई थिंक इन ब्रैकेट्स वगैरह को मल्टीप्लाई ही करेगा। मैं भी कर देता हूं, आप भी कर दो। ए बी प्लस ए सी प्लस एक और ए सी प्लस बी सी। बच्चा नीचे भी देखना क्या क्या आया, नहीं आया तुरंत मना कर देना। ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ए बी, ए सी, बी स्क्वायर बी सी। ठीक है, अब तक आपने देखो इस रिलेशन का यूज उठा लिया, आपने इस रिलेशन का भी यूज उठा लिया। तो बच्चा ये तो आपको दिया था ना, तो इसने आपका क्या बिगाड़ा था यार? इसका भी कोई ना कोई यूज तो उठाओ। कैलकुलेशन आपके सामने है, पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि AC क्या है? 20। तो आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल हमारा कॉमन सेंस है कि भाई ये जो AC है, एक जो AC है, इसे क्या लिख दो? भले सबको लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है इसलिए बोल देता हूं। अगर AC देखो, दिख रहा होगा, नहीं दिखा क्या? AB, AC, BC। बस AC और B स्क्वायर अलग थे, वो दोनों तो खुद बराबर थे। तो चेक करो, ये और ये कैंसिल ही हो गया। और वो चाहो तो आपकी मर्जी, आप हर जगह B स्क्वायर को AC डाल दो, डाल दो। तो यहाँ पे कितना आया? AB प्लस 2AC प्लस BC। और यहाँ भी AB प्लस 2AC प्लस BC कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया? 2। 2 ही है क्या ऑप्शन? बिल्कुल खत्म सवाल, आगे की बात कर ही नहीं रहा। ऑप्शन आ गया। कितना सिंपल प्रॉब्लम था, सिंपल लेकिन तभी है जब हमने लेक्चर नोट्स रिवाइज किए हैं। और मेरे हिसाब से नहीं भी रिवाइज किया है, करना वैसे चाहिए आपको, मैं हमेशा बोलूंगा
तभी तो फील आएगा, तभी तो मजा आएगा, तभी तो पढ़ना होगा। तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, यूट्यूब पे कुछ और देखो, वो फिजिक्स वाला करके पता नहीं क्या क्या, डांस देखो उनका, गाने सुनो। सीरियसली ऐसा कुछ पढ़ें जो जेई मेन जेई एडवांस में आता हो, हम लोग पढ़ें भी और उससे कोई फायदा भी ना हो। जेई मेंस में भी वैसे सवाल ना आते हो, जेई एडवांस में वैसे सवाल ना आते हो, तो क्या है का मतलब, पढ़ो ही मत इससे अच्छा। तो प्लीज 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 मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम डिवोट कर रहे हो पढ़ने में तो अच्छे से करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया। नो मोर डिस्कशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो मैंने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लीक से हटके पर आसान है अगर ध्यान से करोगे तो। 5वीं क्लास की कैलकुलेशन करूंगा, देखता हूं क्लिक करता है या नहीं करता है। करें, चलो करो। सिग्मा R1 से लेकर N, अब तक तो यार आदत पड़ गई होगी सिग्मा की। सिग्मा का मतलब सम, और ये जो सिग्मा के आगे लिखा होता है दैट इज आर जनरल टर्म, टी आर। टी आर लिख देता है, टी आर। कॉपी कर रहा हूं सिर्फ। अंडर रूट ऑफ ए प्लस आर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस आर माइनस 1 × x। अब यार ऐसा करें, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बात करें, करते। सिग्मा है सम, सिग्मा के आगे जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी आर। टी आर मतलब शायद जनरल टर्म बोलते हैं, वो मैंने कॉपी कर दी। बिना टाइम वेस्ट किए 5वीं में सीखा है हम लोगों ने, 5वीं से सीखते आ रहे हैं। मैंने अब तक नहीं बताया है अपने सीक्वेंस सीरीज में, मुझसे पहली बार आया मेरे पास ये, पर 5वीं सीखते आ रहे हैं और अब से ध्यान रखते रहेंगे। इसी में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में। भाई नीचे अगर रूट होता है, 5 सेकंड का पॉज दो, नीचे अगर रूट होता है तो यार बच्चा बच्चा रैशनलाइज ही करता है। रैशनलाइज, रैशनलाइज करना तो हमें आता होगा। अंडर रूट ऑफ ए प्लस आर एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस आर माइनस 1 × x। नीचे अंडर रूट ऑफ ए प्लस आर एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस आर माइनस 1 × x। आई थिंक समझ में आ गया होगा। रैशनलाइज, और पहली बार करा है मैंने, पर लेकिन आपने तो बहुत बार किया होगा कि नीचे रूट तो रैशनलाइज कर दो, और रैशनलाइज करने पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर आ गया अंडर रूट ऑफ ए प्लस आर एक्स, बीच में माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस आर माइनस 1 × x। और नीचे 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 एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जो हम चाहते हुए भी कभी पूरी मैथमेटिक्स में अवॉइड करते ही नहीं है। क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर यानी ए प्लस आर एक्स, रूट हट गया ना। दूसरे का स्क्वायर, बच्चा बताओ दूसरे वाले का स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस आर एक्स माइनस एक्स, यही होगा और क्या होगा। और बीच में क्या? माइनस। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। प्लीज सारे लोग चेक करिएगा, ए से ए कैंसिल, आर एक्स से आर एक्स कैंसिल, नीचे सिर्फ एक एक्स बच रहा है, और मैं बच्चा कॉपी कर रहा हूं इधर ही। अंडर रूट ऑफ ए प्लस आर एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ
ए प्लस आर माइनस वन इंटू एक्स अपॉन प्लस का एक्स। और बच्चा अब ये बताओगे क्या है, हाँ या ना तो बोल दो, क्या है ये, टी आर है ये। और इससे अच्छा काम क्या होगा कि टी आर में बीच में माइनस आ जाए। क्यों, क्यों, टी आर है ये, और इससे अच्छा काम क्या होगा कि टी आर के बीच में माइनस आ जाए। क्यों, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूंगा टर्म्स का डायगोनल कैंसिलेशन होने लग जाएगा। ये माइनस हमारी वो हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले टी1। टी1 मतलब बच्चा आर को 1 डालना है, सारे लोग आर को 1 डालेंगे। अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, प्लीज आर को 1 डालो और चेक करो आर को 1 डालने पर नेक्स्ट टर्म में रूट ए आ रहा है, नीचे तो एक्स आएगा ही आएगा। अब बच्चा सारे लोग आर को क्या डालेंगे, 2। सारे लोग प्लीज मेरे कहने से आर को 2 डालो, प्लीज आर को 2 डालो। आर को 3 भी डालूं, क्यों बकवास कर रहे हो यार, आर को क्यों 3 डालो, पता है ना इन सबको क्या करना है, ऐड। ऐड करने पर डायगोनल कैंसिलेशन। यार सब सिखाया है, गलती मत कर देना यार। और ये बताया नहीं है, कोई स्पेशल टाइप नहीं है, बट लेकिन पता है टीआर में अगर बीच में माइनस बन गया है तो यार आर को 1 2 3 एंड डालने पर डायगोनल कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस बन गया है बस। और अब तो लास्ट में आर को बच्चा क्या डाल रहा है, एन। गलती मत करना, आर को एन डालने पर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एन एक्स, आर को एन डालने पर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स, और आर को एन डालने पर नीचे तो आया एक्स। और अब इन सब को आपको क्या करना था भाई लोग, इन सब को आपको क्या करना था भाई लोग, ऐड करना था। कर दे ऐड। एसएन सिग्मा का मतलब क्या होता है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 Tn, इन सबको ऐड करना है। कर दो जल्दी से ऐड, कर देता हूं। देख गया, एक टर्म वहां बचेगी तो एक टर्म यहां बचेगी, एक टर्म वहां तो एक टर्म यहां। ठीक है भाई, तो चलो बताओ, ऐड करने पर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एन एक्स आ गया, माइनस में रूट ए आ गया, और नीचे जो एक्स था वो एक्स आ गया। बस ऑप्शन मैच करा सकते हैं, देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है। हाँ भाई, मेरे हिसाब से मुझे ऑप्शन बी दिख रहा है, पर बी ऑप्शन बी गलत है, थोड़ा सा अंतर है। क्या ये मैच कर रहा है, लेकिन नीचे हमारा एक्स है, उनका एन है। बी गलत हो गया। आई थिंक डी तो गलत लिखा हुआ ही है, एक्स और एक्स कैंसिल कर रखा है उसने तो। आई थिंक सी भी गलत लिखा हुआ है, ये दिख रहा है एक एन एक्स्ट्रा आ रहा है भाई। नहीं दिख रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, दिख रहा होगा यार। देखो इस ऑप्शन में ये डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इस ऑप्शन पे जाएं तो ये सब सेम है, एक एन एक्स्ट्रा लगा रखा है, ये नहीं है। इस ऑप्शन पे जाएं तो ये एक्स और एक्स कैंसिल ही हो रहा है, ये एक्स है ही नहीं। तो आंसर तो आई थिंक ऑप्शन ए है। बट ऑप्शन ए में नीचे ये, नीचे ये है, ऑप्शन ए में नीचे ये है, ऑप्शन ए में नीचे ये है ना भाई, ऑप्शन ए में नीचे ये, बिल्कुल ऑप्शन ए में नीचे ये है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो आंसर आया है ऐसा करते हैं, उसे भी रैशनलाइज कर देते हैं, जो आंसर आया है उसे भी रैशनलाइज कर देते हैं। चलो रैशनलाइज कर देते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस एन एक्स माइनस रूट ए। चलो रैशनलाइज करो, और पता है रैशनलाइज करोगे तो माइनस तो है, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं।
ये मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हमारे पास x था तो नीचे ये भी हमारे पास आ गया। आ गया भाई। कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जो हमको समझ में ना आए भाई। बस अब तो शायद सारे लोग आंसर निकाल सकते हो। चलो मैं आंसर यहां कहीं लिख देता हूं आपके लिए। Sn इज इक्वल्स टू, प्लीज गलती मत करना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले का स्क्वायर a प्लस एन एक्स, पहले का स्क्वायर a प्लस एन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर माइनस ए। नीचे अगर आ जाएं तो x एज इट इज, नीचे अगर आ जाएं तो ये टर्म भी एज इट इज। अंडर रूट ऑफ ए प्लस एन एक्स प्लस रूट ए से ए कैंसिल, x से x कैंसिल, एन अपॉन मैच कर चुका है। आंसर इज ए। और मुझे लगता है हम सबको भली भांति से समझ में आ गया है, हम सबको समझ में आ गया है। हम लोग आराम से खत्म कर सकते हैं। सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? सिग्मा में कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल टर्म होती है, नीचे रूट आता है तो मतलब रैशनलाइज। ये तो हमने 5वीं से पढ़ते हैं, पर अब से हमेशा ध्यान रखना है, नीचे रूट है तो रैशनलाइज कर दिया। बीच में माइनस अगर आ जाए टीआर में तो मतलब डायगोनल कैंसिलेशन के पूरे पूरे चांसेस है। पता कर लो, T1 लिखा, T2 लिखा, T3 लिखा, दिख गया कैंसिलेशन है। आंसर यहां आ गया, मैं यहां आंसर छोड़ सकता था बट ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, ये सारे ऑप्शन मैच नहीं करे थे। ये मैच कराने के लिए नीचे रूट होना चाहिए, तो मैंने इसलिए एक बार और रैशनलाइज कर दिया। ये मेरी मजबूरी थी रैशनलाइज करना, यहां तो करना ही है हमेशा, ये मेरी मजबूरी थी ऑप्शन मैच कराने के लिए। आ गया भाई। तो चलो एक सवाल और करते हैं, देखते हैं क्या सवाल। ये सवाल काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो कुछ भी नहीं है भाई। सवाल आ सीरीज, एक सीरीज है जिसकी nth टर्म दी हुई है, मतलब जनरल टर्म दी हुई है। अब उस जनरल टर्म को आप टी एन बोलो, टी आर बोलो, ए एन बोलो, ए आर बोलो, आई आर बोलो, पी आर बोलो, भाई मेरी मर्जी, जो नाम देना दे दूंगा, ठीक है। A series whose nth term is this one, एक सीरीज की nth टर्म दी हुई है। अब जब बोल रहा है nth टर्म, जनरल टर्म, तो लिख देता हूं टी एन। क्या दिया? n बाय एक्स प्लस वाई। अब बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है, अगर nth टर्म टी एन n बाय एक्स प्लस वाई है, तो कोई अगर आपसे t1 पूछे तो n को 1 डाल देंगे, t2 पूछे तो n को 2 डाल देंगे, t 100 पूछे तो n को 100 डाल देंगे, टी पी पूछे टीपी तो n को p डाल देंगे, टी आर पूछे n को r डाल देंगे। कौन सा बड़ा काम है? क्या पूछ रहा है अभी पढ़ा नहीं है, आगे बढ़ता हूं। सम ऑफ आर टर्म्स विल बी, वो मुझसे आर टर्म का सम पूछ रहा है। सम ऑफ आर टर्म्स, जब बोल रहा है सम ऑफ आर टर्म्स तो सम ऑफ आर टर्म्स ही लिख देते हैं। सम ऑफ आर टर्म्स का मतलब पता है ना, सम ऑफ आर टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू आर टर्म्स का सम पूछ रहा है। चलो ऑर्डर में चला देता हूं भले, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TR पूछ रहा है मेरे से। सम ऑफ आर टर्म्स का मतलब 1 से लेके आर तक की टर्म्स का सम पूछ रहा है। ये तो मैंने फालतू में लिखा, नहीं आए तो मना करना। एस आर इक्वल टू, ये पता है आपको, सम है, सिग्मा लगा दूं, सिग्मा लगा दिया, ठीक है। टी लिख दूं, लिख देता हूं 1 2 3 अप टू आर, और ऐसा करते हैं एन लगा देते हैं, और एन को कहां से कहां तक वेरी करा देते हैं, 1 से लेकर आर तक। समझ में शायद आ गया होगा।
दोबारा देख लो, सीरीज हुज nth टर्म, nth टर्म लिख दी, सीरीज हुज nth टर्म, nth टर्म लिखनी थी बच्चा, लिख दी। सम ऑफ आर टर्म्स, एस आर, सम ऑफ आर टर्म्स मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TR। इसका मतलब हम चाहे तो सिग्मा, हम चाहे तो T जो लिखा हुआ है, और कुछ एक n लिख देते हैं, n को 1 से R तक वेरी करा देंगे। तो बहुत बच्चों वाला काम है, बस थोड़ा सा कन्वेंशंस चेंज किए और कुछ नहीं है। खुद बताना, अपने बेसिक से जाओ ना यार। जो सम होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है, किसका, जनरल टर्म का, और जनरल टर्म इस सवाल में कौन है, Tn। और n को वेरी कहां से कहां तक कराना है, सवाल ने दिया है कि r टर्म्स का सम निकालो, तो 1 से लेकर r। मतलब कंफ्यूज होना ही नहीं है। दोबारा बताता हूं, सम पूछा है, सम पूछा है, सम तो सिग्मा होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा के आगे तो जनरल टर्म आती है, जनरल टर्म ये रही Tn, और n वेरी करता है। n वेरी कहां से कहां तक करेगा, 1 से तो करेगा ही, और कहां तक जाएगा, r टर्म्स बोला है तो r तक जाएगा। यही तो लिख रखा है बच्चा मेरे। हाँ, कुछ भी लिख दे। हाँ भाई, तो एस आर इज इक्वल्स टू सिग्मा n 1 से लेकर r Tn। आई एम कॉपिंग द Tn। और अब तो हम सबको पता है कि सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो 2 सिग्मा लग जाएंगे। पहला सिग्मा n 1 से लेकर r n बाय x, और दूसरा सिग्मा n 1 से लेकर r, जस्ट कॉपी कर रहा हूं। और बच्चा आपको ये कितनी बार बता रखा है, सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो मैंने कर दिया। और सिग्मा के बाहर कांस्टेंट्स निकल जाते हैं। कांस्टेंट बोले तो जो वेरी नहीं कर रहे हैं। n 1 से लेकर r तक है, यानी n पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और लास्ट में r है। तो कौन वेरी कर रहा है, दोबारा बताओ। n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, r है। कौन वेरी कर रहा है, n। इसका मतलब n इज द वेरिएबल एंड ऑल अदर आर कांस्टेंट्स। तो हम पहले सिग्मा से 1 अपॉन x को बाहर निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सवाल बहुत सिंपल है। y बाहर निकाल सकते हैं, एंड 1 से लेकर r है, सिग्मा 1 बच जाएगा। अब देखो फिर यहां पर वही गलती मत कर देना भाई आप लोग। देखते हैं कौन सी। 1 अपॉन x तो पढ़ा हुआ है, बिलीव ना आए तो एक बार देख लेते हैं। बच्चा ये पता है क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस r। 1 से लेके r तक का सम मुझे आता है, 1 से लेके r तक का सम मुझे आता है, r इंटू r प्लस 1 अपॉन 2। y जो पड़ा हुआ था। अब बच्चा इसमें गलती मत कर देना, कहीं से n मत लिखाना। अपना कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस से गलती मत करके आ जाना, गलती मत करके आ जाना, कॉमन सेंस है। सिग्मा 1 का मतलब 1 1 1 1 1 1 आता रहेगा, ऐड होता रहेगा 1 1 1। कितनी बार ऐड होता रहेगा आप ही देख लो। n को 1 डालूंगा तो 1 आएगा, n को 2 डालूंगा तो 1 आएगा, n को 3 डालूंगा तो 1 आएगा, n को r डालूंगा तो 1 आएगा। n को 1 डाला तो 1, 2 डाला तो 1, 3 डाला तो 1, 4 डाला तो 1, 5 डाला तो 1, r डाला तो 1। 1 कितनी बार आया, r टाइम्स। आंसर आ चुका है, कैलकुलेशन मांगेगा कैलकुलेशन कर देंगे, बट एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कोई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिख गया, ऑप्शन ए इज मैचिंग। तो देखो बेटा, टफ सवाल नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक बार जल्दी से और बता देता हूं। nth टर्म दी थी Tn, इसे बोले जनरल टर्म। Tn का मतलब T1 T2 T3 Tr निकाले तो n को डालते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसने बोला सम निकालो, सम क्या होता है, सिग्मा। आगे क्या आती है, जनरल टर्म, जो तो Tn दे रखी थी। और n कहां से कहां तक, 1 से तो स्टार्ट करेगा ही, कहां करेगा, कहां तक जाएगा, r तक, क्योंकि r टर्म्स का सम पूछा। Tn मैंने उठा के यहां डाल दिया। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पे, कर दिया। मैंने कहा सिग्मा के बाहर कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि n वेरी कर रहा है 1 से लेकर r तक,
इसका मतलब n वेरिएबल है, n को बाहर नहीं निकाल सकते, जो मर्जी है बाहर निकाल सकते हो। तो 1/x और y बाहर निकल गए। बस अब ये फॉर्मूले में गलती मत करना, अपना कॉमन सेंस यूज कर लेना। फॉर्मूला में गलती करो, इससे बेटर तो क्या होता है, दो ही बातें बताई थी, या तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, और अगर फॉर्मूला ना आता हो तो एक बार एक्सपेंड करके देख लो ना, करके देखो। n को 1, n को 2, n को 3, n को r, और बीच में समय प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस r, 1 से लेके r तक का सम हमने याद किया था, r इंटू r प्लस 1/2। इसमें गलती मत कर देना, बच्चों वाला काम है यार। n को 1 डालूंगा 1 आएगा, प्लस n को 2 डालूंगा 1 आएगा, n को 3 डालूंगा 1 आएगा, और लास्ट में n को r डालूंगा 1 आएगा। ये 1 कितनी बार आया, r बार। तो बोलेगा r बार क्यों, आपने n को 1 से r तक वेरी कराया था, हो गया खत्म। यू हैव एन आंसर नाउ। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो चलो आज इतना ही पकाता हूं, आज ज्यादा नहीं पकाता, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा 10-15 मिनट और एक्सटेंड कर लेंगे भाई। ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट, घर में रहिए, सेफ रहिए।